ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने केपलर्स लॉ पढ़ा था कि क्या है केपलर्स लॉ, क्या होता है, केपलर के तीनों लॉ हमने देखे। आज हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर व्हाट इज ग्रेविटी, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, ग्रेविटी के टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, पिछले लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ देखा था। आज हम देखेंगे कि ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इसका जो क्रेडिट है ये हमेशा आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि न्यूटन सर जो है एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एप्पल गिरा और उनके दिमाग में ये आइडिया है कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, फिर उन्होंने इसके पीछे ये पता लगा कोई ना कोई फोर्स होगा जो एप्पल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो। फिर उन्होंने ग्रेविटी क्या बोलते हैं डिस्कवर किया, व्हाट इज ग्रेविटी, क्या होता है ग्रेविटी। बट एक्चुअली ये स्टोरी पूरी तरीके से सही नहीं है। देखो, ऐसा बताते हैं कि न्यूटन के पहले किसी भी इंसान ने ऐसा नहीं सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। लोग ऐसा बोलते, पर ऐसा नहीं है। देयर वर साइंटिस्ट जो इसके बारे में सोचते थे, इसके बारे में उन्होंने विचार किया। ओके, बट एक्चुअली न्यूटन वाज द फर्स्ट वन जिसने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉर्मुलेट किया। ओके, ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉर्मुलेट किया, उसका फॉर्मूला दिया। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको क्वांटिफाई किया। और फिजिक्स में इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, व्हाट एवर फिजिकल टर्म्स की स्टडी ना, अगर उसको मेजर किया जा सकता है फॉर्मूला के थ्रू या किसी और एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर किसी डिवाइस के थ्रू। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग, इट्स एन इनविजिबल फोर्स या फिर इट्स अ फोर्स which acts it is an invisible force, direct formula. It is an invisible force which acts between two masses. Suppose this capital M and small m. These are the two masses. Okay, and suppose R is the distance between them, or the separation between them. दोनों के बीच में distance है वो R है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये कहता है कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनका मास सपोज आई एम टेकिंग कैपिटल एम स्मॉल एम और उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो उनके बीच एक इनविजिबल फोर्स प्रेजेंट होता है। ये जो इनविजिबल फोर्स है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचता है। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल का लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगेन by taking the help of mathematics, I will introduce here a constant. Here I am representing it by capital G by R square. Okay, so this is the gravitational force or the law of gravity. Suppose there are two particles of mass capital M and small m, and R is the separation between them. Then there exists an invisible force between them, which pulls both the bodies towards them. ये दोनों particles को एक दूसरे की तरफ खींचता है और जो भी force लगेगा इन दोनों बॉडी पर, ठीक है, जो बड़ी बॉडी है कैपिटल M वो छोटी बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, जो छोटी बॉडी है वो बड़े बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, उसका फार्मूला, फोर्स का फार्मूला क्या आएगा? कितने फोर्स से खींचेगी? G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। ये जो G है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगेन। ठीक है, यूनिवर्सल क्यों? बिकॉज इसका जो वैल्यू है हर जगह सेम होता है। वन इज डिपेंडेंट कांस्टेंट, वन इज इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब हर जगह इसकी वैल्यू जो सेम है। उसकी वैल्यू क्या है? जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर हम इसकी यूनिट चेक करेंगे, जी का यूनिट क्या होगा? जी का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। और इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन न्यूटन की जगह आइटम राइट, न्यूटन की जगह आइटम राइट इज टू एम मास ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन बेस ऑफ न्यूटन। ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन केजी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ये मीटर क्यूब, ये टेक्निक है डायमेंशन निकालने की अपॉन केजी। तो इसका डायमेंशन है जी का दैट इज m minus 1 L3 time minus 1. This is the unit. m minus 1, m minus 2 and L3. This is the unit for G. This is the value for G. 6.67 into 10⁻11. Okay. Again, this all was about the gravitational force. अब हम समझते हैं कि छोटा G, ठीक है, ये हो गया बड़ा जी कैपिटल जी जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब हम देखेंगे छोटे जी को क्या बोलते हैं। ठीक है,
ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम टेलिंग, सपोज देयर इज अ अर्थ, ये अर्थ है, ये आर जो है ये अर्थ का रेडियस है, जिसको डायग्राम में बना होता है। ये अर्थ है सपोज, और ये अर्थ के सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो सपोज, सपोज इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है कैपिटल एम, ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है वो आर है। तो ये अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन आर स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, देखो अर्थ का मास जो है वो फिक्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 58 × 10⁻24 kgs अर्थ का मास फिक्स होता है, ठीक है। आर का स्क्वायर, अर्थ का रेडियस भी फिक्स है, दैट इज 6400 किलोमीटर, ये कैपिटल जी इसकी वैल्यू भी फिक्स है, ठीक है। खाली छोटा स्मॉल है बनता रहेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए जो स्मॉल है वो अलग अलग होगा, इसलिए ये वैल्यू कांस्टेंट। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, जैसे कि जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, कैपिटल एम की वैल्यू को मैं पुट करूं, जो कि इफ आई एम टेकिंग सपोज फॉर एग्जांपल 58 × 10⁻24 kg, और स्मॉल एम the r की वैल्यू दैट इज 6400 किलोमीटर्स, मीटर में हो जाएगा इंटू 10⁻²। ये वैल्यूज को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी सपोज ये हो जाएगी जी, ठीक है, ये हो गया जी। ये जी को बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, वेट जो होता है बॉडी का, एक्चुअली इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, लेकिन वेट जो होता है बॉडी का वो अगेन, चलो लास्ट हम लोग देखेंगे, चलो लास्ट एक लास्ट एक